नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस की तैयारियों की। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी, तो वहीं कांग्रेस अभी प्रत्याशियों के नामों पर मंथन ही कर रही है। कांग्रेस श्राद्ध पक्ष के बाद नामों का ऐलान करने की बात कह रही है। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल ये कि श्राद्ध पक्ष में नाम घोषित करने से क्यों बच रही कांग्रेस में टिकटों की देरी के पीछे क्या श्राद्ध पक्ष वजह है या फिर अंतरकलह है? चौथी लिस्ट के बाद अब आगे बीजेपी के लिए क्या चुनौतियां हैं? चौथी लिस्ट में 9 मंत्रियों की सीट होल्ड पर रखी गई हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? और 73% मंत्रियों को टिकट का मतलब क्या एंटी इनकम्बेंसी का डर नहीं है पार्टी को? इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव दिलचस्प होता नजर आ रहा है। निर्वाचन आयोग ने इधर चुनावों का ऐलान किया, उधर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी अब तक मध्य प्रदेश में 136 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट का इंतजार है। ऐसे में अब सबकी नजरें कांग्रेस की लिस्ट पर होगी, जबकि बीजेपी की हर लिस्ट ने अब तक सबको चौंकाया है। ऐसा ही कुछ चौथी लिस्ट में भी देखने को मिला, जिसमें सभी मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताया गया। पार्टी ने किसी नए चेहरे को मौका नहीं दिया और सीएम शिवराज समेत उनके मंत्रिमंडल के 24 मंत्रियों को फिर से मैदान में उतार दिया गया है। इनमें 5 सिंधिया समर्थक मंत्री भी हैं। 57 उम्मीदवारों की सूची में 70+ के 3 उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। वहीं अभी भी बीजेपी के 9 मंत्री समेत बाकी 67 विधायकों को टिकट नहीं मिला है। अब हमारे कुल मिला के 136 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, 230 में से 136। बाकी सूची भी जल्दी आएगी, लेकिन कांग्रेस की सूची कहाँ है? अब तो चुनाव की तारीख भी आ गई, लेकिन कांग्रेस की सूची का पता नहीं है। हमारे उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही है, लेकिन कांग्रेस में तो लट्ठा मची हुई है। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाल दिया है। कांग्रेस अभी तक प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल नहीं कर पाई है। इसको लेकर पार्टी की सफाई भी सामने आ गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है कि करीब 140 नाम फाइनल हो चुके हैं। बस श्राद्ध पक्ष के बाद नामों का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके पास बचा कुछ नहीं है, इनके पास जनता नहीं है। आज मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने तय कर लिया है कि इनको विदा करना है, और इनको ये बात अब एहसास होने लगी है। भले ही बीजेपी 136 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर शुरुआती बढ़त बना चुकी हो, लेकिन 9 मंत्रियों और 67 विधायकों के नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इधर कांग्रेस सनातन और श्राद्ध पक्ष की बात कर नामों का ऐलान करने से हिचकिचा रही है, लेकिन कांग्रेस की सारी बैठकें श्राद्ध पक्ष में ही हो रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या कांग्रेस सनातनी परंपरा का पालन कर अपने हिंदुत्व की छवि बना रही है, या श्राद्ध पक्ष की आड़ में कांग्रेस प्रत्याशी चयन के लिए कुछ और समय लेना चाहती है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और संतोष गौतम जी हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया सेल के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। दुर्गेश जी, जब 24 मंत्रियों के टिकट हो गए, तो वो 9 मंत्री आखिरकार होल्ड पर क्यों रख दिए गए? सवाल ये है, क्या उनके टिकटों को लेकर किसी तरह की चिंता है पार्टी में? और इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो आए वो भी 4 लोग शामिल हैं। देखिए लोकेश जी, ये पार्टी अपने हिसाब से रणनीति बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने पहले 39 जो सबसे पहले हमने अपनी आकांक्षी विधानसभाओं को चिन्हित किया था,
103 आकांक्षी विधानसभाओं में से हमने एक 39 की, दूसरी 39 की, फिर एक की, अब 57 नामों की हमने सूची जारी की। हम हार से, हम अपनी जीत से कभी उत्साहित नहीं होते हैं और हार से विचलित नहीं होते हैं। हार की हम समीक्षा करने का काम करते हैं और हमने समीक्षा की, हमने मंथन किया और हम आगे बढ़े। जो सीटें हम हारे हुए थे उसको हम कैसे जीतने का काम करेंगे, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल हैं और हम पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव पूरी दमदारी से लड़ते हैं। इसलिए हमारी जो रणनीति के तहत हम सब अपना काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं, जो कांग्रेस पहले कहती थी, कमलनाथ जी कहते थे कि हम 6 महीने पहले सूची जारी कर देंगे, दिग्विजय सिंह जी कहते थे हम 3 महीने पहले जारी कर देंगे, पर आज दिनांक तक वो जारी नहीं कर पाए और हमने अपने 136 नामों की लगभग घोषणा कर दी है। तो ये फर्क है और हम निश्चित ही आने वाले समय में जल्द और जो पेंडिंग, लेकिन कोई तो वजह होगी। अगर ये रणनीति है तो इंदर सिंह परमार, उषा ठाकुर, राम खिलावन पटेल, गौरी शंकर बिसेन, जिनको अभी हाल ही में मंत्री बनाया, राष्ट्रीय नेतृत्व, उषा ठाकुर, हम अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ताओं में से अति सर्वश्रेष्ठ निकालने का काम करते हैं और बाकी सभी कार्यकर्ता उनको प्राणपण से जुटकर चट्टान की तरह उनको जिताने का काम करते हैं। आप निश्चित ठीक। संतोष जी, एक सवाल पूछा जा रहा है कांग्रेस से कि भाई सारे काम तो हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, चिंतन मनन हो रहा है, लिस्ट जारी नहीं हो रही है। देखिए लोकेंद्र जी, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर टिकट पहले घोषित कर दिए हैं तो इसका मतलब ये उनकी जीत नहीं हो गई। टिकट घोषित करने से जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती है, जीत सुनिश्चित होती है विधानसभा चुनाव जीतने से। और कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां कर दी है और मेरे कहने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, जबकि माननीय कमलनाथ जी ने यह कह दिया है कि 140 सीटों पर उनके नाम सुनिश्चित हो चुके हैं। तो निश्चित ही श्राद्ध पक्ष बीतते ही वो सूची सबके सामने आ जाएगी और मैं समझता हूं श्राद्ध पक्ष बीतने के बाद 2-3 दिनों के भीतर ही हमारे सभी 230 सीटें डिक्लेयर हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी अब अपनी चिंता करे। वो सीटों के डिक्लेरेशन से जीत के लिए सुनिश्चित नहीं हो सकती है, उसको जवाब देना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की बर्बादी की जवाबदार क्यों है, क्यों ये कुछ मंत्रियों के नामों पर असमंजस है, क्यों उषा ठाकुर को अभी तक टिकट नहीं दिया गया है, क्योंकि उषा ठाकुर जैसी नेताओं का रिकॉर्ड रहा है कि वो एक सीट से दोबारा चुनाव नहीं जीत सकती। आज तक उन्होंने कभी दोबारा एक सीट से चुनाव नहीं लड़ा। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके के जो लोग हैं, जो अकर्मण्य है, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, उनको सबको। लेकिन यही तो सवाल है कि ये श्राद्ध पक्ष क्या केवल एक बहाना बन रहा है अपनी स्थितियों को, अपने अंतर कलह को कम करने के लिए, क्योंकि सारे काम तो हो रहे हैं सर। इस दौरान कांग्रेस की बैठकें हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, आपकी जनाक्रोश यात्रा निकली इन्हीं दिनों में, सारे कार्यक्रम तो होते रहे ना लगातार। लोकेंद्र जी मेरी बात सुनिए, टिकट की घोषणा एक प्रकार से नवीन काम है जिसमें यह बताना पड़ेगा कि हमारे उम्मीदवार ये है इस सीट से। तो श्राद्ध पक्ष में कोई नवीन कार्य की घोषणा नहीं होती। बाकी जो पार्टी की रेगुलर कवायद हो तो निश्चित रूप से चलती रहेगी, रेगुलर काम नहीं रोक दिए जाएंगे। लेकिन नई घोषणा के लिए हम निश्चित ही इंतजार कर रहे हैं नवरात्रि के महापर्व का, जिसके अंदर हम घोषणा करेंगे और निश्चित रूप से माता जी की कृपा से इस बार यहाँ मध्य प्रदेश में 150 से अधिक सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार। दिनेश गुप्ता जी, इस पर आपका क्या टेक है? क्या पहले लिस्ट जारी करने से बीजेपी को एक एज मिला है? क्योंकि लगातार सरकारी स्तर पर भी हम देख रहे थे, कार्यक्रम हो रहे थे, जिन जिन जिलों में प्रत्याशी घोषित हो चुके थे वहां पर वो उम्मीदवार भी उन कार्यक्रमों में मौजूद रहते थे। तो क्या इसका एज मिलेगा जब इलेक्शन होगा? और कांग्रेस जो देरी कर रही है, क्योंकि मात्र 38 दिन के आसपास हैं अब चुनाव में, क्या इतना समय किसी भी कैंडिडेट के लिए काफी है? देखिए लोकेंद्र जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की है, निश्चित तौर पर उन्हें उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि वो आकांक्षी विधानसभा सीट की जब भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि केवल उन्होंने सूची जारी कर, वो उन सीटों पर लगातार पिछले 2-3 साल से काम कर रही थी। वो मार्च 20 से भी आप इसे गिन सकते हो कि मार्च 20 से वो काम कर रही थी, क्योंकि 2018 में जिन सीटों पर वो हारी है और उसको उसने टारगेट में लिया है अपने कि हमें इनको जीतना है, और फिर उसने सूची भी जारी की है, तो निश्चित तौर पर उसने लाभ हानि का गणित देखकर किया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी आप देखिए अभी तक अपने सिटिंग एमएलए की लिस्ट जारी नहीं कर पाई। वो कम से कम जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आ गए थे वहां तो अपने सिटिंग एमएलए की लिस्ट जो है वो पितृपक्ष के पहले भी जारी कर सकती थी। सिटिंग एमएलए को घोषित करने में क्या समस्या है? इनको लड़ना है वो लड़ सकते थे।
तो कांग्रेस पार्टी की जो समस्या, वो जो अंदरूनी राजनीति में हम हमेशा देखते हैं, चाहे जो है। दुर्गेश जी 1 मिनट रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ। दुर्गेश जी 1 मिनट, दिनेश जी का पॉइंट पूरा हो जाने दीजिए, मैं आ रहा हूँ। लेकिन आप देखिए कि वहां मतभेद तो हमेशा रहते, और अभी भी आपको बहुत सारी चीजें हमने देखी थी जब कांग्रेस में कमेटियां बनी थी, अरुण यादव को किस तरह से अलग किया गया था, अजय सिंह की स्थिति हमने देखी थी कैसे हुई थी, जीतू पटवारी को हमने देखा कि विधानसभा से जब उनको जो निलंबित किया गया था तब कांग्रेस पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी थी। तो ये जो अंदरूनी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की टिकट में बाधा बनी हुई है। ये तो सब दिल बहलाने की चीज है कि पितृपक्ष में हम घोषित नहीं करते। क्या ये पता नहीं है कि मध्य प्रदेश में चुनाव कब घोषित होना है? यदि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को ये नहीं पता कि चुनाव की तारीखें कब आ सकती हैं और कब हमें कैंडिडेट घोषित करना है, तो ये आप तो इसकी मासूमियत पर केवल हंस सकते हैं। कहीं ना कहीं समस्या है, इसलिए ये इतनी देरी हो रही है। और जब भी वो करेंगे, देखिए जितनी देरी होगी नुकसान कांग्रेस को होना है, और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को जितना अपने कैंपेन में आगे बढ़ना है, वो निश्चित तौर पर उसका उनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा दुर्गेश जी 9 मंत्रियों के अलावा कुछ सिटिंग विधायक भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं। अब आपकी जो स्ट्रेटेजी अभी तक समझ आई कि पहले तो हम उनको जारी करते हैं जहां हम बहुत लंबे समय से नहीं जीते, दूसरी में आपने अपने उन लोगों को उतार दिया जहां आप नहीं जीत रहे थे, लेकिन कद्दावर नेताओं को उतारकर यह संदेश देने की कोशिश की कि हम यहां जीतेंगे, तीसरी में आपने एक ही नाम दिया, और चौथी में तो आपने पूरी कैबिनेट एक तरीके से उतार दी। अब ये जो 5वीं सूची जिसका इंतजार हो रहा है, क्या ये वो होगी जहां पर टिकट बदले जाएंगे और इसी में सबसे ज्यादा सिर्फ टब्बल हो सकती है, इसीलिए इस पर मंथन जारी है? देखिए, कहीं सिर्फ टब्बल की बात नहीं है लोकेश जी। हमारा कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, प्रत्येक अपने संगठन की बात सुनने वाला कार्यकर्ता है। हमारा संगठन जैसे ही अक्षरशः जो भी आदेश देता है, दिशा निर्देश देता है, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता उसको अक्षरशः पालन करता है। और हमारे यहाँ इंतजार नहीं हो रहा। हमारे ये तो सर कहने वाली बात है, जहां जहां आप सीधी में देख लीजिए वहां क्या हो रहा है, वहां पर कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है विरोध नहीं हुआ है, कई जगह पर टिकट मिलने के बाद खूब विरोध हुआ है, खूब सभाएं हुई हैं, प्रत्याशी का नाम वापसी की भी डिमांड की गई है। देखिए लोकेश जी, हमारा दल विश्व का सबसे बड़ा दल है। लाखों करोड़ों कार्यकर्ता इस दल में काम करते हैं, और सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ताओं में से अति सर्वश्रेष्ठ निकाल कर और उसका चयन करना, क्योंकि सीटें तो लिमिटेड है, 230 सीटें से 230 उम्मीदवार ही हो सकते हैं। हमारे यहाँ जो उम्मीदवार पार्टी घोषित करती है, उसके बाद प्रत्येक कार्यकर्ता प्राणपण से जुड़कर उसको जिताने का काम करता है। पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव हमारी पार्टी दमदारी से लड़ती है, और हम देखिए उसकी ओर अग्रसर है। हमारी 136 सीटें घोषित हो चुकी हैं आने वाले समय में। पर मुझे तो जो हास्यास्पद ये लग रहा है कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ के, यहाँ पे प्रवक्ता बैठ के आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अरे आपको हमारी पार्टी से क्या लेना देना भैया? आपके यहाँ तो जो हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को आरती क्या। दिनेश गुप्ता जी ने, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वही कह रहे हैं कि ये एक मासूम सी जवाब दे रहे हैं कि प्रतिपक्ष है, इनके यहाँ तो मामला ठीक नहीं है। कमलनाथ जी की दिग्विजय सिंह जी से नहीं बन रही है, दिग्विजय सिंह जी की कांतिलाल भूरिया से नहीं बन रही है, कांतिलाल भूरिया की सुरेश पचौरी से नहीं बन रही है, सुरेश पचौरी की राहुल अजय भैया से नहीं बन रही है, अजय सिंह राहुल की अरुण यादव से नहीं बन रही है। बीजेपी में तो यादव लोग कह रहे हैं कि मैं विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। यहाँ पर बीजेपी के अंदर ये कह रहे हैं कि मुझे तो गुरुजी ने कहा है कि इस बार और चुनाव लड़ गोपाल, क्या पता नंबर आ जाए मुख्यमंत्री का। तो ये सब चीजें ठीक है? देखिए, हमारे यहाँ पे सामूहिक निर्णय होता है, हमारा नेतृत्व। ये सामूहिक नहीं है सर, ये पर्सनल है, ये पर्सनल कार्यकर्ता की है। उसमें जितने भी विधायक हैं निश्चित रूप से नहीं, पर्सनल कमेंट हमारे यहाँ नहीं है कोई भी। वो उनके निश्चित रूप से वरिष्ठ नेता हैं गोपाल भार्गव जी, और लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जो उनके गुरुजी ने जो कहा है, हमें तो हमारा जो है प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की कैसे सेवा की जाए,
हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तो अपनी बातों को चरितार्थ करते हैं और कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। जिस जनता के पुजारी के रूप में हम पूजते हैं, निश्चित रूप से उसके लिए कैसे काम किया जाए, कैसे जन कल्याण के और योजनाएं, क्योंकि हमारी ताकत हमारी प्रदेश की जन कल्याण की योजना है, हमारी ताकत हमारी केंद्र की जन कल्याण की योजना है, हमारी ताकत हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है। हम उनको लेकर हम जनता के बीच में, और निश्चित रूप से जो निर्णय होगा, ऐसे हमारे यहाँ कोई वो सरफुटबल नहीं है कि सड़कों पे बैठ के अगर आपसे रस्साकशी हो, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा संगठन तय करता है। लेकिन एक बात बताइए दुर्गेश जी, उसके बाद मैं संतोष जी के पास जा रहा हूँ। एक सवाल कि अभी आप आगे बेशक निकले हैं, लेकिन पूरी तो अभी आपकी भी नहीं आई ना। 230 विधानसभा पे चुनाव है, 136 ही आई है अभी, तो बाकी का भी फिर अब जब इतनी जल्दी बीजेपी में सब कुछ हो रहा है, कार्यकर्ता बिल्कुल अनुशासित है, कहीं कोई विरोध नहीं, अब 30 दिन पहले थोड़ी कोई सर्वे हो रहा होगा पार्टी के अंदर कि अभी भी सर्वे ही जारी है? देखिए, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि हम निश्चित ही हम एक अपनी रणनीति के तहत, हम जो हमारी रणनीति है उसके तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रत्येक हम 136 आचार संहिता अभी तो कल लगी है, हमने 136 सीटें डिक्लेयर कर चुके हैं, और हमारा जो विरोधी दल है वो तो अभी तक आपसी लड़ाई में ही लगा हुआ है। तो न तो उसके पास नेता है, न नीति है, न नीयत है, वो न जाने सिर्फ आरोप लगाकर राजनीति करने का काम करने वाले लोग हैं, झूठ छल कपट धोखा देने वाले लोग हैं। वो अपने कैंडिडेट अपनी लड़ाई की। संतोष जी, एक बात बताइए, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गए तो आप ही के कांग्रेस के नेता कई बार मेरे साथ डिबेट हुई, खुलकर कहते थे कि हमारा तो सिरदर्द चले गए और बड़ी खींचतान थी पार्टी के अंदर, उनके जाने से अब कांग्रेस एक हो गई। वो कुछ दिन दिख भी रहा था, लेकिन जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो बड़ी खबरें हैं। कमलनाथ के बारे में कभी आती हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, कभी खबरें आ जाती हैं जीतू पटवारी को लेकर, कभी अरुण यादव को लेकर। तो ये सिरदर्द ऐसा लगता नहीं कांग्रेस का कभी खत्म हुआ है, और हर नेता की अपनी राजनीति है, वो साफ तौर पर दिखता है यहाँ पर। लोकेंद्र जी, मुझे कुछ वक्त दीजिएगा, जैसा कि आपने दुर्गेश भाई को दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि दुर्गेश भाई ने अभी कहा कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है। हमारा चेहरा कमलनाथ जी है, जिनको खड़गे जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, सभी ने घोषित कर दिया, और मध्य प्रदेश में सभी नेता एक मत है कि हमारे मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं ना वो। दूसरी बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने नेता का चयन नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि इस बार हमारा चेहरा कोई नहीं, इस बार हमारा चेहरा कमल का फूल है। तो आखिर कमल के फूल को चेहरा बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सभी को मालूम है कि शिवराज सिंह का जो बदनुमा चेहरा, जो दागदार भ्रष्टाचारी चेहरा है, उसके दम पर सरकार दोबारा नहीं आने वाली। इसीलिए नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, आज तक किसी ने भी उनको चेहरा घोषित नहीं किया। तो पिछले चुनाव में हमसे पूछा जाता था, अपनी बारे में बोलिएगा। लोकेंद्र जी, इनको चुप कराइए। लोकेंद्र जी, मैं इनकी बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। संयम होता है। दुर्गेश भाई, अपनी बारे में कमलनाथ जी का तो चेहरा देखो, जनता क्या बोलती है। अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी। ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। लोकेंद्र जी, इनको बताइए मर्यादित भाषा में डिबेट। ठीक, एक मिनट दुर्गेश जी, प्लीज। संतोष जी, थोड़ा सा भाषा पर संयम रखिए। देखिए, कल मुख्यमंत्री ने अपील भी की है कि जब चुनाव है, शत्रुता नहीं है, थोड़ा सा भाषा का संयम रखिएगा। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर मैं विपक्ष का नेता हूं तो मैं उनको स्तुति गान के लिए यहाँ नहीं बैठा। नहीं, स्तुति गान नहीं, आप उन पर निशाना, उनकी नीतियों पर सवाल उठाइए, वो आपका अधिकार है। सवाल उठा रहा हूँ, भाषा का संयम रखना। सवाल उठा रहा हूँ, और ये लोकतांत्रिक हक है मुझे कि उनकी जो सरकार है उसको मैं सवाल उठाऊं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में व्यापम का घोटाला। ये देखिए कैसे ये बातें हैं। आपको भाषा का संयम रखना ही पड़ेगा। ये जनता पसंद नहीं करती है इस तरह की बातें। आपको कोई सुनेगा भी नहीं। मैं बता दूं, जिस चैनल पे आप बैठे हैं ना, ये जिस चैनल की गरिमा है, इसकी गरिमा का ध्यान रखिए आप। स्तुति गान के लिए शिवराज सिंह चौहान के। चलिए, मेरा सवाल सर वो तो मैंने पूछ लिया, मैंने उनके बयान बता दिए। अब आ जाइए ना, जब वो आपके बारे में कह रहे थे, मैंने उन्हें टोका, मैंने सवाल पूछा। मैं उस पर जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के अंदर आप कह रहे हैं कि कमलनाथ हमारे मुख्यमंत्री। एक मिनट दुर्गेश जी, प्लीज एक मिनट। आपने अदालत का दरवाजा खटखटाया। एक मिनट दुर्गेश जी, एक मिनट प्लीज। हाँ, नहीं, सवाल तो ये है, क्या इस बात को अरुण यादव स्वीकार करते हैं, क्या अजय सिंह राहुल स्वीकार करते हैं कि कमलनाथ हमारा चेहरा है? वो तो हमेशा ये कहते हैं कि केंद्र नेतृत्व तय करेगा, हमारा विधायक दल तय करेगा। बिल्कुल नहीं बोला उन्होंने, 100%। नहीं, उनके मैं पुराने बयान आपको दिखा दूंगा सर, मैसेज कर दूंगा आपको पर्सनली, आप सुन लेना। जो सिर्फ फुटबॉल चल रही है उसकी बात कांग्रेस से न करें। वो अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी सब बोल चुके हैं कि कमल का फूल हमारा चेहरा है। मैं कहता हूं, पिछली बार हमसे पूछते थे कि आपका दूल्हा कौन है, इस बार हम इनसे
कमल का फूल है, हम कब मना कर रहे हैं? आपको किसने मना कर दिया कि कमल का चेहरा कमल का फूल नहीं है? प्रत्येक चुनाव भाजपा लड़ रही है और कमल का फूल हमारा चेहरा है, हम सशक्त चेहरा है। हमारे कैंडिडेट तो निश्चित रूप से काम करते जन सेवा के लिए, दुर्गेश प्लीज, हमारे संगठन की हमारी वो है। क्या रखा? आप तो बौखला गए पूरी बात। अरे बौखला तो आप रहे हो, तिलमिला आप रहे हो, भाषा का संयम आपके पास नहीं है, झूठ आप बोल रहे हो, छल आप कर रहे हो, कपट आप कर रहे हो, आरोप आप लगा रहे हो और मैं तिलमिला रहा हूँ। ये नई बात बता दी। ठीक, एक बार जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, जल्दी से। नहीं, तो मुझे अपनी बात कहने दीजिए, जल्दी से। संतोष जी कंप्लीट कि कांग्रेस के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं, अंदरूनी गुटबाजी की बात कर रहे हैं, लेकिन दुर्गेश भाई कह रहे थे कि अरुण यादव में, जीतू पटवारी में, सब में फूट है। मैं इनसे जानना चाहता हूं, ये अपनी पार्टी का हाल देखे कांग्रेस में झांकने की क्या जरूरत है? कांग्रेस ने तो साफ कह दिया कि हमारा चेहरा कमलनाथ जी है, जिनके 15 माह के कार्यकाल को देखते हुए कि मध्य प्रदेश की जनता या आपके तो लोग आके कह रहे हैं ना बीच में, जनता के समक्ष आके कह रहे हैं। दिनेश गुप्ता जी, मैं वापस उस पर आता हूँ। ये जो 9 मंत्रियों के अभी होल्ड हुए हैं टिकट, या कुछ इसमें सिटिंग एमएलए भी हैं, इसमें क्या आपको लगता है कि अब ये थोड़ी पेचीदा सीट हो गई है? चाहे उषा ठाकुर हो, शायद वो नहीं चाहती है दोबारा से उसी सीट से चुनाव लड़े, या फिर इंदर सिंह परमार जिनको लेकर कई सारे सवाल हैं, कुछ इसमें सिंधिया समर्थक भी हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल नहीं है। क्या अब बीजेपी की असली टेंशन है यहां से कि जो पेचीदा सीट है उनको कैसे सुलटाया जाए? बिल्कुल, ये जो सूची बची है, जो नाम बचे हुए हैं, इनमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं होती तो अन्यथा जो सूची अभी आई है सिटिंग एमएलए की, तो उसको बाकी लोग भी क्लियर हो जाते जो सिटिंग एमएलए हैं। यदि केवल यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है ना कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहे, उषा ठाकुर ने तो नहीं कहा, लेकिन उषा ठाकुर महू से लड़ना चाहेंगी कि वापस इंदौर आना चाहेंगी, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को आपने इंदौर में टिकट दे दिया है, उनके बेटे का क्या होगा, तो उनकी क्या इच्छा है, वो किस तरह का दबाव इस्तेमाल कर रही है, वो चीजें हैं। और जो सिंधिया समर्थक मंत्री भी हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, और संघ के भी लोग हैं उसमें। यदि इंदर सिंह परमार को आप देखेंगे तो कोई छोटा चेहरा नहीं है, उनके पीछे भी तो संघ बैकग्राउंड है। यदि आपके पास 7 एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, तो अभी जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी रिस्क फैक्टर को कम करना चाहती है। यदि आप, हो सकता है कि जिन नामों पर भी पार्टी कोई निर्णय नहीं कर पा रही, उसमें बहुत सारे चेहरे ऐसे हों जिसमें, चलिए देखना है कि कब तक इन नामों पर स्थिति क्लियर होती है। और कांग्रेस की पहली सूची, क्योंकि शाद पक्ष में भी अब महज 4-5 दिन बचे हैं, तो क्या एक जंबो लिस्ट हमारे सामने होगी, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।